हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे राज और आप देख रहे हैं आरजे राज कंप्यूटर कोर्स इन टैली के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो एज टैली इंट्रोडक्शन के बारे में। गाइस, टैली तो सब कुछ सीखते हैं, अकाउंट्स वगैरह के बारे में भी नॉलेज लेते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ये है आपका टैली इंट्रोडक्शन के बारे में कि टैली में जो बहुत सारे वर्जन होते हैं जैसे 4.5, 5.4, 6.3, इन सब का काम क्या होता है, टैली के फाउंडर कौन है और टैली जो हम लोग ऐसे ही आम समझते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारा टैली का ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग सारे टैली के बारे में सारा नॉलेज लेंगे कि हम लोग कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, छोटा मोटा एक ट्यूशन का बिजनेस कैसे संभाल सकते हैं, या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ बड़ा से बड़ा स्टॉक या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे संभाल सकते हैं। टैली में सबसे पहला हमारा सवाल ये आ जाता है कि जो टैली आज हम लोग इतना सिंपल हमारे अकाउंट्स को बना दिया है वो टैली के फाउंडर कौन है। तो टैली के फाउंडर हैं श्याम सुंदर गोयनका, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 को एक मरवाड़ी फैमिली में हुई थी। श्याम सुंदर गोयनका अपने पिता ठाकुरसी दास गोयनका और माता भागवती देवी गोयनका के साथ कोलकाता में रहते थे। श्याम सुंदर जी ने अपना ग्रेजुएशन वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में किया था। 60 के दशक में ये कोलकाता से बैंगलोर शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने विजय बॉबिन्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ नाम की एक फैक्ट्री, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लॉन्च की। 80 के दशक के दौरान इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहा और उस समय इन्हें एक सिंपल कॉमर्स का एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी और 1986 में उनके बेटे भरत गोयनका ने पियोट्रॉनिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाकर पिता का सपना पूरा किया। देखते ही देखते पीएफए यानी पियोट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट कंपनी जो है वो पूरे देश में फैल गई, जिसके बाद इन्होंने अपना हेड ऑफिस बैंगलोर में बनाया और दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता में इनके हेड ब्रांचेस खोले और फिर कुछ सालों के बाद इंटरनेशनल ऑफिस लंदन में खोला गया। और मैं 70 साल की उम्र में 21 अक्टूबर 2002 को बेंगलुरु में इनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे बिजनेस का बागडोर संभाला इनके बेटे भरत गोयनका ने। भरत गोयनका मैथमेटिक्स ग्रेजुएट थे, पीएफए में अपने पिता के साथ को फाउंडर थे और 2011 में नासकॉम से इन्हें द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया और 2014 में इन्हें सीएसआई के द्वारा द ऑनरी फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2020 में इन्हें भारत सरकार द्वारा द पद्मश्री ऑनर अवार्ड से भी नवाजा गया। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग टैली के बारे में। 1986 में पियोट्रॉनिक्स को लॉन्च किया गया था, यानी कि पीएफए को लॉन्च किया गया था, जब हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं थी हुआ करती थी। उस समय सिर्फ दो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, एक कोबोल और दूसरा फोटोन। फिर जब 1994 में बिल गेट्स ने डॉस यानी कि MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, तब पियोट्रॉनिक्स को भी टैली नाम से अपग्रेड कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कुछ टैली के वर्जन्स के बारे में। टैली में सबसे पहला वर्जन जो आया था वो था आपका टैली 4.5, जो कि पूरी तरह से अकाउंट्स ओनली पे डिपेंड थी, यानी कि इसमें सिर्फ हम लोग अकाउंट का काम कर सकते थे। इसमें हम लोग किसी तरह का इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम का कोई हिसाब किताब नहीं रख पाते थे। इसमें हमारा काम क्या होता था, सिर्फ कि कितना पैसा आया या कितना का मैंने मटेरियल परचेज़ किया, कितना का मैंने मटेरियल सोल्ड किया और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या बच रहा है, बस इसी का हिसाब किताब हम लोग उसमें कर पाते थे। टैली 4.5 जो था वो कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड था, वो उसी ऑपरेटिंग को सपोर्ट करता था। फिर जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपग्रेड हुआ, यानी कि डॉस से जैसे ही वो विंडोज़ में आया, तो टैली ने भी अपना लेवल चेंज किया, वो उनका भी वर्जन चेंज हो गया, वो टैली 4.5 से अब 5.4 वर्जन में आ गए। लेकिन इसका भी काम बिल्कुल वैसे ही था, अकाउंट्स ओनली मोड पे ही ये काम करती थी, यानी कि इनका भी कोई स्टॉक वगैरह मेंटेन करना नहीं होता था। ये भी सिर्फ जितना का मटेरियल परचेज़ करती थी फिर मटेरियल को सेल करती थी और वही हिसाब किताब होता था कि इतना का मैंने परचेज़ किया और इतना में मैंने सेल किया, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो मेरा क्लोजिंग हो गया, उसी से हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। यानी कि आपने क्या सामान खरीदा और क्या सामान बेचा, यानी कितना पीस सामान खरीदा और कितना पीस सामान बेचा, ये सारा हिसाब किताब जो है हम लोग को रजिस्टर में ही अभी तक मेंटेन करना पड़ रहा था। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे टैली 5.4 में, जो कि विंडो बेस्ड थी, लेकिन ये सिर्फ अकाउंट ऑनली पे काम होती थी, यानी कि इतना पैसे का मटेरियल मैंने परचेज़ किया और इतना पैसे का मटेरियल सोल्ड किया। उसके बाद फिर हमारा एक टैली का नया वर्जन लॉन्च हुआ, जो कि था हमारा 6.3। 6.3 जो था ये आपका अकाउंट्स ऑनली के साथ साथ अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड में भी काम करता था, यानी कि अकाउंट्स के साथ अब वो इन्वेंट्री मोड में भी चलता था। यानी कि अब हम लोग हिसाब लगा सकते थे कि कितना पीस मैंने सामान खरीदा और कितना पीस मैंने सामान को बेचा, जिससे हम लोगों का अच्छा से अच्छा रिकॉर्ड एक हिसाब मिल जाता है। क्योंकि पहले अगर 5.4 की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि मैंने 5 पीस वॉशिंग मशीन परचेज़ की 10-10 हज़ार रुपया में और मैंने
3 पीस बेच दिया उसको 15,000 में, तो 10,000 में मैंने जब 5 पीस परचेज़ किया था तो मेरा हो गया था 50,000, और जब मैंने उसको 15,000 में 3 पीसेस सेल किया तो मेरा अमाउंट आया 45,000। लेकिन अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरा परचेजिंग में लगा 50,000 और सेल करने में 45,000, दैट मीन्स लॉस हो गया अगर मटेरियल का स्टॉक ना रहा तो। लेकिन 6.3 में जब हम लोगों ने स्टॉक मेंटेन करना सीख लिया सारा चीज़, तो फिर टैली में ही हम लोग को बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का सारा शेयरिंग पता चल जाता था, यानी कि हमें अलग से कोई रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हम लोगों ने कितना पीस माल खरीदा और कितना पीस माल बेचा। खैर, जब अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए, तो अब सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं, यानी कि इतना का सामान खरीदा तो टैक्स पे कर देते हैं, और जब हम लोग किसी को सामान बेचते हैं तो टैक्स रिकवर करते हैं, और उन दोनों में जो डिफरेंसेस आती है वो होता है हमारा सेल्स टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट को हमें सेल्स टैक्स पे करनी होगी। तो टैली ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया उस समय, जो था आपका टैली 7.2, जिसमें हम लोग सेल्स टैक्स का भी काम करना सीख लिए थे टैली में। जैसे कि उस समय का सबसे पॉपुलर टैक्स हमारा था वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेल्स टैक्स को हम लोग वैट यानी लोकल में VAT और सेंट्रल में CST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से भी जानते थे। लेकिन वैट जो था वो लोकल टैक्स था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसलिए टैली 7.2 को वैट नाम से भी पहचाना जाता है। फिर हमारा एक नया अपग्रेड वर्जन आया जो है आपका टैली 9.0। हम लोग सेल्स टैक्स का काम यानी वैट का काम तो सीख ही लिए थे, साथ ही साथ हमारा टैली 9.0 में हम लोगों को मिला TCS का काम करने, यानी टैक्स कलेक्टिव एट सोर्स। एक्साइज ड्यूटी का भी काम हम लोग टैली में ही कर सकते थे, और साथ ही साथ FBT यानी जो एक्सपेंसेस में हमारा टैक्स लगता है वो FBT फ्रिंज बेनिफिट काम भी हम लोग यहाँ पर सीख लिए। और फिर आ गया हमारा टैली ERP 9। ERP 9 जो है मोस्टली GST के लिए ही प्रेजेंट किया गया, लॉन्च किया गया था, जो कि 2017 में जैसे GST लॉन्च हुई थी उस समय टैली ERP 9 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ GST सेल्स टैक्स के लिए। जैसे 7.2 वैट के लिए हुआ था, उसी तरह से GST के लिए आपका ERP 9 जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ERP का मतलब हो गया इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और अभी की अगर बात करें 2022 में, तो आपका टैली प्राइम जो है वो है लेटेस्ट वर्जन, जो कि आपका ERP 9 से भी एडवांस्ड है। यानी जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना हमारा एडवांस्ड हो जाता है। अब सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि क्या टैली सीखने के लिए टैली 4.5 से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट हैं जो ये बताते हैं कि टैली में हम आपको सारा वर्जन बताएंगे। तो ये कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि सबसे पहला बात तो ये होता है कि अगर आप अभी के लेटेस्ट वर्जन में हो तो लेटेस्ट वर्जन भी डायरेक्टली सीख सकते हो। यहाँ तक कहा जा सकता है कि टैली प्राइम अगर आप सीख रहे हो तो टैली प्राइम जो है ERP 9 से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बस बटन्स के थोड़े से पेच हैं, लगते हैं कि भाई एक ही बटन में सारा चीज़ दिया हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी है ERP 9 के मुकाबले। एक दूसरा मिथ ये भी हो जाता है कि सबका कहना ये है कि आप टैली में सिर्फ GST को ही पढ़ो, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, यानी FBT TCS एक्साइज वगैरह ये सारा चीज़ कुछ नहीं होता है। तो भाई फिर टैली ERP 9 में या फिर टैली प्राइम में ये आपका GST के साथ साथ आपका TCS एक्साइज FBT वगैरह ये सारा चीज़ देने का मतलब ही क्या होता है। एक और बात हो जाती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई क्या आप कॉमर्स के हो? अगर कॉमर्स के हो तो आपको टैली पढ़ने में आसानी होगी। तो ये बात सच है कि हाँ, टैली पढ़ने में आपको आसानी होगी, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स के हो तो भी आप टैली कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से कॉमर्स क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए आपको अलग से पैसा या फ़ी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली में सबसे पहला चैप्टर जो आता है ना वो आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि टैली में जितने भी अकाउंट्स के नीड हैं वो आपको सिखाए जाए, उसके लिए अलग से चार्जेस या अलग से पेबल चीज़ नहीं होती है। दूसरा बात ये हो जाता है कि अगर आप नॉन कॉमर्स के हो तो यकीन मानो आपके लिए टैली बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप किताब कॉपी में जो चीज़ को पढ़ रहे हो उसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, यानी कॉमर्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन टैली जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, वो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी दुकान का या हिसाब किताब का नॉलेज रखते हो तो। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना चर्चा करेंगे, तो फॉलो कीजिए हमें नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टैली का एजुकेशन सेक्शन शुरू होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।